हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर क्लास 11 का। वो है द लिविंग वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? ठीक है। सो लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव। कोई भी ऐसी चीज जो जीवित है। ठीक है। जो जीवित है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिविंग। तो कोई भी चीज को हम कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है कि वो डेड है? तो आप कहोगे समथिंग दैट कैन ग्रो। कोई भी चीज जिसमें ग्रोथ हो रही है, वो चीज मूव कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो यंग वंस का फॉर्मेशन कर रही है। मूव करने का मतलब क्या है? कि वो अपना एरिया चेंज कर रही है, वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। उसकी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि बॉडी में ग्रोथ हो रही है। ठीक है। एरिया चेंज कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे? वो मूव कर रहा है। यंग वंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। रेस्पायर करने का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। या सिंपल भाषा में बोले तो सांस लेना। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किस चीजों का एक्सचेंज होगा? आप कहोगे O2 और CO2 का। O2 बॉडी के अंदर आती है और CO2 जो बॉडी के अंदर बनती है वो एनवायरमेंट में जाती है। उसके अलावा बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं। जब किसी भी इंडिविजुअल में ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, सो उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये डिफाइन करती है कि उस इंडिविजुअल में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। क्लियर? और देखिए, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये द स्टेट और क्वालिटी। एक वो क्वालिटी जो ये डिफाइन कर रही है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड है कि लिविंग है। ठीक है। सो हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि वो डेड है कि लिविंग है? अगर वो डेड होगा, ठीक है, अब डेड को कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, एक सेल होता है। ठीक है। और उस पर्टिकुलर सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो सेल है, ठीक है, वो सेल ही है कि कुछ और है? हर सर्कुलर चीज तो सेल नहीं होती। तो आप ये कहोगे कि कोई भी एक सर्कुलर चीज, ठीक है, जिसमें लिविंग मैटर प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं सेल। और लिविंग मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं। पहली पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस और सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो ये आपको सेंटर में दिख रहा है न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। सो जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे परफॉर्म होती है? कहोगे प्रोटोप्लाज्म में। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग मैटर। ठीक है। सो सेल डिवीजन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ये सारी चीजें बॉडी में तभी हो पा रही क्योंकि सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो भी लिविंग कंडीशन में। लेकिन जब ये प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। मतलब वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, ग्रोथ हो रही होती है, वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, सराउंडिंग में जो हो रहा है उसके टूवर्ड वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो है स्टिमुलस, और हम जब उसके टूवर्ड रिएक्शन दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड। ठीक है। क्लियर? जैसे जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए कि बाहर बरसात हो रही है, तो जो बरसात है वो क्या है? स्टिमुलस। और हम अगर घर से निकलेंगे तो हम छाता लेके निकलेंगे। तो हम जो छाता लेके निकल रहे हैं वो उस स्टिमुलस के टुवर्ड क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्ड। ठीक है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ओके। सो लास्ट पॉइंट ये बोला गया, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज। देखिए,
अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है कि कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से। ठीक है, और वही सेल क्या कंटेन कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म ही बॉडी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को क्या कर रही है बेटा? डन। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पे। ठीक है, सो इसमें आपको दो चीजें समझनी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये लिविंग के करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज वर्क कर रही हैं तो वो इंडिविजुअल लिविंग है। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है तो वो इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो पर्टिकुलर जो चीज है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं आपको। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो ये डिफाइन नहीं करते कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो लिविंग है। ठीक है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स एंड फीचर। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। ठीक है, बट मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। उसके अलावा भी दो प्रॉपर्टीज और हैं, जिसमें पहली है होम्योस्टेसिस और एक और है एडेप्टेशन। ठीक है, सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, जो ये बताती हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो लिविंग है कि डेड है, या जो भी चीज है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है, सो अब हम ये पढ़ेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, एक ऐसा करेक्टर जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई इफ और बट नहीं है इसमें। सो उसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक वो करेक्टर जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि इसी से अभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, या तो मास का बढ़ना। मास का कैसे बढ़ना? देखिए एक कोई सेल है, ठीक है, अब वो जो सेल है वो लगातार डिवाइड कर रहे, एक से दो, दो से चार, तो लगातार उस सेल का क्या इंक्रीज हो रहा है? आप कहोगे पहली चीज तो सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल देखें तो सेल का मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में लगातार सेल डिवीजन होती है तो उसका साइज भी बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? बॉडी के पार्ट्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है? चेंजमेंट देखने को मिलता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, इंक्रीज इन मास, ओवरऑल साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आगे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। किसी भी इंडिविजुअल का जब मास बढ़ेगा, ठीक है, या फिर उसका नंबर बढ़ेगा, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, जो दो मेन कैरेक्टर्स है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, आर टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है?
आगे अब जो ग्रोथ है तो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार अगर कोई भी चेंजमेंट आ गया, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, जैसे एक सेल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों ज़ायगोट, और इस ज़ायगोट में चेंजेस आए, तो इससे बना बच्चों एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से बना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों ये जो चेंजमेंट आ रहा है ज़ायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म, ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब ज़ायगोट से जब एक बार इंडिविजुअल बन गया तो वो इंडिविजुअल दोबारा ज़ायगोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गन, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट जिसका साइज बढ़ रहा है वो अपने बाद वाले मतलब पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो जैसे हम बन गए, ठीक है, बेबी का फॉर्म देखो, फिर उसमें ग्रोथ होती है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है, फिर और बड़ा होता है, तो जो भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रोथ को, और जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो परमानेंट चेंजेस है, हम उसको दोबारा से बैक में जाके चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए बोला गया इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ग्रोथ किसका रिजल्ट है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल metabolic reactions is known as मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है, उसको हम सम कर दें, जोड़ दें तो बन जाता है मेटाबॉलिज्म। सो हमारी बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म है, कह सकते हैं हमारी बॉडी में एक सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, और उसी प्रोटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमें उस ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली बॉडी में दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, जबकि कैटाबॉलिज्म को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। जस्ट एग्जांपल, हमारी बॉडी में या हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी ग्रोथ हो रही, तो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उसका बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कौन है, प्रोटीन। सो आप ये कहो कि अमीनो एसिड जुड़ती जा रही है और बच्चों प्रोटीन बन रही है। सो ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, और उसी में अगर हम फूड खा रहे हैं तो जो फूड है वो ग्लूकोज की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके टूट रहा है, किसमें, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई चीज टूट रही है तब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इन दोनों को ही जोड़ दें, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, सो ओवरऑल क्या बन गया, मेटाबॉलिज्म, और दोनों ही सिचुएशन क्या है, रिवर्स है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स में करके देखें इस पूरे ग्रोथ को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ, मतलब अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी में वर्क ना करे तो ग्रोथ नहीं होगी। सो इसी रिवर्स सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ जो है बेसिकली किस बेसिस में ग्रोथ को हम डिफाइन कर रहे हैं, लिविंग प्रॉपर्टी के बेसिस में, किस बेसिस पे, लिविंग प्रॉपर्टी के बेसिस में। देखिए ग्रोथ दो तरीके की है, हम किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं आपको, अगर लिविंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। सो सबसे पहला फॉर्म है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है। अब बच्चों बॉडी के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक
ग्रोथ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। बट अगर ग्रोथ आउटसाइड में, मतलब सॉइल की सरफेस पे, ठीक है, या किसी भी सरफेस पे हम किसी भी मटेरियल को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दे, एक ही जगह पे हम कोई चीज डिपॉजिट करते जा रहे हैं, सो उस पर्टिकुलर ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है नॉन लिविंग्स में। सो याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है उसको हम बच्चों एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, ग्रोथ दो तरह की है, बट किस बेसिस पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं? लाइफ स्पैन के बेसिस पे। ठीक है, सो देखिएगा, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि ग्रोथ जो है वो तब तक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में होती जाएगी जब तक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन एग्जिस्ट कर रहा है। सो ऐसी अनलिमिटेड ग्रोथ हमें बच्चों किसमें देखने को मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। ठीक है, बट डिटर्मिनेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है किसमें? आप कहोगे एनिमल्स में, क्योंकि आप देखो हमारी जो ग्रोथ है एक एज तक हो रही, ऐसा नहीं कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो हमारी हाइट भी बढ़ती जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ग्रोथ बॉडी में हो रही है, ठीक है, लेकिन अप टू अ सर्टेन एज। सो ऐसी ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो नए सेल्स डिवाइड करके आते जा रहे हैं तो पुराने सेल्स बॉडी से लॉस्ट होके हटते भी जा रहे हैं। ठीक है, सो उन सेल्स, जो सेल डेड हो गए हैं बॉडी के अंदर, या जो लॉस हो गए हैं, जिनकी फंक्शनल एक्टिविटी खत्म हो गई है, उसको रिप्लेस करते हैं न्यू सेल्स। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। सो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड एज तक होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, और ऐसी ग्रोथ को बच्चों हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, सो आई होप आपको ग्रोथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब से बच्चों सीधा सीधा एमसीक्यू अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, बहुत सारे हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे प्रोसेस है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि दोनों प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दो ऐसे प्रोसेस है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर? बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही क्या देखने को मिल रही है हमें? ग्रोथ। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, बट जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, बट इंट्रेंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर? ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चों यही मैंने अभी आपसे कहा था कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, सो आप कहोगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो आंसर क्या बच्चों हमारा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो यहां पे क्या आएगा? ग्रोथ, यहां पे क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों ही कैसे इवेंट्स में आते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? बताओ भाई। सेल डिवीजन अगर कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स एंड सर्टेन एज अप टू इन एनिमल्स, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, रिप्रोडक्शन।
ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑफस्प्रिंग्स का या फिर न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोजेनी है जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रही है पेरेंट से, जो भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, उस ऑफस्प्रिंग के जो फीचर्स होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे उसके पेरेंट से। या तो ज्यादा सिमिलर होंगे या तो कम सिमिलर होंगे, बट सिमिलर होंगे। ठीक है, बट अगर हम बात करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गी, अमीबा। इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें जब सेल डिवाइड करती है तो नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स। अब देखो इसको समझते हैं कैसे, देखिए। सो ये सेल यूनिसेल्यूलर सेल, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम अमीबा का। अब अमीबा में देखिए ये है अमीबा, इसने डिवाइड किया और एक से दो। ठीक है, अब देखने को ग्रोथ हो रही है क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है तो ग्रोथ हो रही है। साथ ही साथ सिर्फ सेल डिवाइड हो रही है, सो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, सो ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, क्लियर है, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। क्लियर, ओके। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, बट एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से सुनिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यंगर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है, जो स्टेराइल है, ठीक है, जो इनफर्टाइल है, यंगर्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, म्यूल में कौन आता है, खच्चर। ठीक है, ये भी कैसी स्पीशीज है, स्टेराइल स्पीशीज है। ठीक है, यंगर्स का फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ ह्यूमन ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो स्टेराइल है, ठीक है, यंगर्स का प्रोडक्शन नहीं करते। क्लियर, सो याद रखिएगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डैश refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. ठीक है, सो ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर। अब आता बच्चों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया, एनाबॉलिज्म भी आपको समझाया, कैटाबॉलिज्म भी आपको समझाया। ठीक है, सो देखिए वही डेफिनेशन है जो मैंने लिखी थी, सम टोटल ऑफ ऑल द, हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जब हम इनको सम कर देते हैं, ठीक है, तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि उनके पास पहली चीज सेल नहीं होती, दूसरा प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसी में सारी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। ठीक है, अब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग में ही परफॉर्म हो रही है, नॉन लिविंग में परफॉर्म बच्चों नहीं हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब आगे देखें, इसके भी क्वेश्चंस हैं। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू, देखिए
मेटाबॉलिज्म के दो चीजें मैंने आपको बताई है, एक आता है प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव। अब जब कोई भी चीज बनेगी तो उसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कोई भी चीज टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। सो आंसर क्या हुआ, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in our body is known as मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है बच्चों सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझिए, सिंपल सी बात है, सेल्स हैं, ठीक है। अब जो सेल्स हैं जब वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे तो वो जुड़ेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू का। सिमिलर टिश्यू जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाएंगे। अब बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, एज एग्जाम्पल भाई बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, सो जितने भी सिस्टम है बॉडी में, जब वो सारे सिस्टम जुड़ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम, तब बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ। सो एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बच्चों, सेल। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेल्यूलर की बात करें तो ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर की बात करें सो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक सेल का जो काम है वो बटा हुआ है, हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सेल है, सो वन सेल परफॉर्म ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज, सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब जैसे हमारी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर है, सो एक सिंगल बॉडी का जो ऑर्गन है वो अकेले काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे ऑर्गन पर डिपेंडेंट है, तभी तो ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बच्चों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर। अगली प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस क्या है, एबिलिटी टू सेंस, हमारे सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है और उसमें जो भी चल रहा है उसको सेंस करने की जो एबिलिटी है, और सेंस करने के बाद उसके टुवर्ड हम क्या करते हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो क्या है बच्चों, स्टिमुलस, और हम उसके टुवर्ड जो भी रिएक्शन दे रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड। और इसी ओवरऑल प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब जो कॉन्शियसनेस है वो मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये फीचर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहा, क्योंकि हर स्टिमुलस के, अलग अलग स्टिमुलस में ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, रिस्पॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब प्लांट जो रिस्पॉन्ड करते हैं उनको अलग तरीके का होता है, और एनिमल में जो रिस्पॉन्ड होता है वो अलग तरीके का होता है, ह्यूमन जो है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए बोला गया टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो वी सेंस दीज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन। ठीक है, अब बहुत सारे सेंस ऑर्गन है हमारे पास। सबसे पहला तो है हमारा स्किन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों, स्किन। ठीक है, अब स्किन में कौन सी प्रॉपर्टी है, टच वाली प्रॉपर्टी है। तो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो टच से पता लगा लेते हैं। ठीक है, टच क्या है, स्टिमुलस है। दूसरा, हमारे टंग में टेस्ट बर्ड है। ठीक है, टंग में क्या है बच्चों,
टेस्ट बर्ड, ये भी क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, क्लियर है। आईज सेंस ऑर्गन है, हम चीजों को देखते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, ईयर सुन के समझ लेते हैं, देख के समझ लेते हैं। स्किन है, ठीक है, टंग है। सो ऑल दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, और ये सेंसरी ऑर्गन जो है, ठीक है, ये स्टिमुलस को लेते हैं और उस स्टिमुलस के टुवर्ड क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट की अगर हम बात करें तो वो जो स्टिमुलस है उसका स्टिमुलस क्या, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट, और वो उसके टुवर्ड क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो ऑल ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स है, सभी में कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी है और वो एनवायरमेंटल क्यूज के टुवर्ड देते हैं रिस्पॉन्ड। ठीक है, so it is also a defining property of living organism. एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रही थी, देखिए, कॉन्शियसनेस, अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, अब प्लांट हर सीजन में तो फ्लावरिंग नहीं करता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर सीजन में जो लाइट होती है, फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर सीजन में जो लाइट होती है, ठीक है, उस लाइट को वो लेता है, प्लांट की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो क्या स्टार्ट कर देता है, फ्लावर। उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो मेटिंग परफॉर्म करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। जैसे हमने मान लिया रेनी सीजन, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो रेनी सीजन में मेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में केमिकल्स चेंज होते हैं और ये उन केमिकल्स को हैंडल करते हैं और उसके टुवर्ड क्या करते हैं बच्चे, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो कॉन्शियसनेस है वो हाई लेवल का है, वेल डेवलप है, क्योंकि हमारे पास नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है। और हम कैसे में आते हैं, हम आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस में। ठीक है, क्लियर है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब आपको अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है बच्चों, सेल है, सेल के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए जैसे ही अपना अमाउंट डबल करेगा, ठीक है, डीएनए ने जैसे ही अपना अमाउंट डबल किया तो सबसे पहला काम होगा कि जो न्यूक्लियस है वो डबल हो जाएगा भाई, और जैसे न्यूक्लियस डबल हो जाएगा तो न्यूक्लियस डबल हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गई, देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस होगी, और एक से कितनी सेल्स बन जाएंगी बच्चों, दो। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ इवॉल्विंग, धीरे धीरे बॉडी में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते चलते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है, हमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, हमारे कहने पे हमारा दिल नहीं धड़क रहा है, सारे फंक्शंस बॉडी में ऑटोमेटिकली सेल्फ रेगुलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो इंटरएक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जब ये सारे सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के टुवर्ड क्या देने में केपेबल होता है, रिस्पॉन्ड देने में केपेबल होता है। ठीक है, क्लियर। दो प्रॉपर्टी और है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहला है एडेप्टेशन और दूसरा है होम्योस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग कैरेक्टर्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर। देखिए, पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज, दे रिप्रोड्यूस, नो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, नो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिजनरेट, नो। दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि उनके अंदर कौन सी पावर है, कॉन्शियसनेस की पावर है। ठीक है, तो ये है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिक फीचर कौन सा है,
सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिक फीचर में आता है। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस ये भी यूनिक फीचर में आता है। मेटाबॉलिज्म यूनिक फीचर में आता है। इंटरेक्शन यूनिक फीचर में आता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है एडेप्टेशन। देखो, हमें नए एनवायरनमेंट में अगर बच्चों सरवाइव करना है, सो नए एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को ढालता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। अपने आप को वो क्या करता है बच्चा? ढालता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, तभी वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सीड वुड स्प्राउट टू फुल स्टेम एज दे ग्रो इनटू फुल ग्रोन प्लांट। अब सीड्स को जब कन्वर्ट होना फुल ग्रोन प्लांट में, तो सबसे पहले सीड में क्या होगा? स्प्राउट्स होंगे। ठीक है, स्प्राउट्स में और डेवलपमेंट होगा तो फुल स्टेम बनेगी। स्टेम ग्रो करेगी तो धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। सो ये क्या है? एडेप्टेशन। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट है बच्चों होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्यो नॉट हीमो, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? लिविंग बीइंग। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ internal environment of our body is called homeostasis। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जब उसको मेंटेन करता है तो उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, मतलब बॉडी के जो इंटरनल स्टेट है हमें उसको कंट्रोल करना है, उसको कांस्टेंट रखना है, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, तभी जाके बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाता है। जस्ट एग्जाम्पल, बाहर अगर वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे सर्दी पड़ रही है और हमें हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, तो बच्चों हम स्वेटर पहन लेंगे। बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो हम स्वेटर थोड़ी ना पहनेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा हम एसी या कूलर का यूज करेंगे। दूसरी चीज, हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, पतले वाले। ठीक है, सो हमारा जो क्लॉथिंग है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है किसके अकॉर्डिंग? वेदर के अकॉर्डिंग। क्यों चेंज होता है? ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, और इसी ओवरऑल को हम लोग बोलते हैं बच्चों होम्योस्टेसिस। ठीक है, सो आज हमने एक टॉपिक पूरा कवर अप कर लिया है, वो है व्हाट इज लिविंग और लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, और सब तक नॉलेज जाए। थैंक यू, बाय बाय।